गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार नामक चैप्टर के अंतर्गत न्याय मुगल राजतंत्र का सद्गुण नामक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मुगल साम्राज्य में न्याय को राजतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण माना जाता था। क्या माना जाता था? राजतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण न्याय को माना जाता था। और ऐसा माने जाने के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसका कि हम निम्न प्रकार से उल्लेख कर सकते हैं। पहला क्या था कि मुगल बादशाह स्वयं को सार्वभौमिक नेता के रूप में प्रतिपादित करते थे। अर्थात जो मुगल बादशाह होते थे वो स्वयं को समस्त जनता के नेता के रूप में प्रतिपादित करने की दिली इच्छा रखते थे, जो सभी धर्मों के लिए समान होता था। तो मुगल बादशाहों की यह इच्छा होती थी कि उनके राज्य में सभी धर्मों के साथ, सभी वर्गों के साथ, सभी जातियों के साथ एक समान का न्याय हो, ताकि समस्त प्रजा उनको अपना बादशाह माने। दूसरा कारण क्या था कि एक आदर्श राज्य की परिकल्पना, जिसमें सुलह कुल को स्थान दिया गया था। इसके लिए संपूर्ण न्याय तथा समुचित न्याय को लागू करवाना आवश्यक था। सुलह कुल की नीति पर हम अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत पूर्णतः प्रकाश डाल चुके हैं। तो मुगल शासकों ने अकबर के पश्चात जो मुगल शासक गद्दी पर बैठे, जिन्होंने इस नीति का अनुसरण किया, उन्होंने समुचित न्याय व्यवस्था भी लागू की, क्योंकि सुलह कुल की नीति का तात्पर्य ही क्या था कि सभी जातियों से, वंशों से मिलजुल करके व्यवहार करना, सबके लिए एक समान कार्य करना, सबका विकास करना। तो इस परिकल्पना को यथार्थ में लाने के लिए न्याय व्यवस्था एक समान होनी आवश्यक थी। तीसरा कारण क्या है कि केवल न्यायपूर्ण राजतंत्र ही राजा की शक्ति और उसकी प्रजा में सामंजस्य स्थापित कर सकता था। तब न्यायपूर्ण राजतंत्र ही राजा की शक्ति और उसकी प्रजा में क्या कर सकता था? सामंजस्य स्थापित कर सकता था। इसीलिए मुगल राजतंत्र का प्रमुख सद्गुण न्याय को माना जाता था। जहांगीर ने तो अपने शासनकाल में प्रजा को न्याय दिलाने के लिए न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। जैसा कि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि यमुना नदी के तट पर जंजीर यमुना नदी के तट पर एक स्थान में बांध दिया गया था, और वह जंजीर जो सुरंग के द्वारा यमुना नदी के तट पर जो स्थान बनाया गया था, जिसमें घंटा टाइप का कुछ लगाया गया था, घंटी बजती थी, उसको हिलाने के बाद जंजीर को, तो यमुना नदी के किनारे एक स्थान पर फिक्स होता था, और सुरंग के द्वारा यह सीधे राज दरबार में खुलता था, रास्ता जाता था, और वह जंजीर कोई भी खींच सकता था, प्रजा की तरफ से कोई भी खींच सकता था, और घंटी राज दरबार में बजती थी। तो इसे ही न्याय की जंजीर कहा जाता है। तो जहांगीर ने समस्त प्रजा को यह आदेश दिया था कि अगर कोई भी किसी को कोई भी कष्ट हो तो वह इस जंजीर को खींच करके सीधे बादशाह से संपर्क स्थापित कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार मुगल शासक सार्वभौमिक शासक बनने के लिए न्याय किया करते थे।
राज्य प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी समान न्याय की आवश्यकता थी, ताकि गैर इस्लामी प्रजा को राज्य में भरोसा हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुग़ल भारतीय मूल के नहीं थे, ये मध्य एशिया से आए थे, ये तुर्की मुसलमान थे, और इन्होंने भारतीय राजाओं का, भारतीय प्रजा का जिस प्रकार कत्लेआम किया था, तो प्रजा इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी, इन पर भरोसा नहीं करती थी। तो भारतीय प्रजा का भरोसा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी था कि मुग़ल बादशाह समान न्याय की व्यवस्था करें। तो इसलिए मुग़ल राजतंत्र का प्रमुख सद्गुण क्या था? न्याय था, समुचित न्याय था। अगला, समुचित न्याय की भावना में प्रजा में राजा के प्रति सम्मान की भावना प्रखर होती थी और वह राज्य का समर्थन करता था। तो जब कोई भी राजा अपनी प्रजा को समुचित न्याय प्रदान करवाता है, तो बच्चों उस राजा के प्रति प्रजा कृतज्ञ हो जाती है और उसका समर्थन करने लगती है। तो इस प्रकार भारतीय प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुग़ल शासकों ने समान न्याय की व्यवस्था स्थापित की। अगला टॉपिक है मुग़ल काल में संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था यानी कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने की व्यवस्था संचार व्यवस्था के अंतर्गत आती है। प्रेजेंट टाइम में बेतार व्यवस्था जो है, यह संचार की प्रमुख व्यवस्था है। उस समय बेतार व्यवस्था नहीं थी, यानी कि सैटेलाइट सिस्टम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित नहीं की जा सकती थी, जैसा कि आजकल मोबाइल, टेलीविज़न, दूरसंचार के साधन जो हैं, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, सभी ये संचार के साधन कहे जाते हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाती है। मुग़ल काल में संचार की क्या व्यवस्था थी? उस समय आधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे, किंतु ऐसा नहीं है कि संचार व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं था। मुग़लों की संचार व्यवस्था अत्यंत चुस्त दुरुस्त थी। शाहजहाँ के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसने एक एक मील पर एक एक चौकियाँ स्थापित करवाई थी, जहाँ क्या रहते थे? घुड़सवार रहते थे। उस समय क्या होता था कि संचार के माध्यम के रूप में घुड़सवारों का प्रयोग किया जाता था। ये घुड़सवार जो होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबरों को पहुंचाते थे और एक एक मील पर उनकी ड्यूटी चेंज हो जाती थी। यानी कि एक घुड़सवार कोई संदेश लेकर के चला तो वह दूसरे मील पर पहुंचने पर दूसरे को पकड़ा देता था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरह से कड़ी के रूप में जो है सूचनाएं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती थी। तो मुग़ल कालीन सूचना और साम्राज्य के बीच गहरा संबंध था। संचार व्यवस्था ने मुग़ल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की। विशाल मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक कुशलता का मुख्य आधार भी क्या था? सटीक एवं विस्तृत आलेख थे, जिन्हें तैयार कराने हेतु साम्राज्य विशेष रूप से ध्यान दिया करता था। वाक़िया नवीसों, जो दरबारी कवि होते थे मुग़लों के, उन्हें वाक़िया नवीस कहा जाता था। तो वाक़िया नवीसों की संख्या प्रशासन में अत्यधिक मात्रा में हुआ करती थी। इनका निरीक्षण मीर बख्शी द्वारा किया जाता था। तो जैसा कि अभी हमने बताया है कि संचार साधनों में क्या आता है? पत्र पत्रिकाएं भी आती हैं, किताबें आती हैं, विभिन्न प्रकार की जो साप्ताहिकी और मासिक पत्रिकाएं छपती हैं, वो सब किसमें आती हैं? दूरसंचार के साधनों में आती हैं, मनोरंजन के साधनों में आती हैं। तो बच्चों उस समय दरबारी कवियों द्वारा ही लेखन का कार्य किया जाता था। तो इसलिए राजा लोग, सम्राट लोग वाक़िया नवीसों को संरक्षण प्रदान करते थे और इनकी प्रशासन में अत्यधिक मात्रा होती थी।
इनका निरीक्षण मीर बख्शी नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था और दरबार में प्रस्तुत की जाने वाली सभी अर्जियों, दस्तावेजों एवं शासकीय आदेशों को इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता था। किसके द्वारा? वाकिया नवीसों के द्वारा। क्या तैयार किया जाता था? सभी प्रकार की अर्जियों, दस्तावेजों एवं शासकीय आदेशों को कौन करता था? वाकिया नवीस तैयार करते थे। दरबार की बैठकों की तिथि तथा समय के साथ उच्च दरबार से समाचार, अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण अभिजातों तथा क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधियों अर्थात वकीलों के द्वारा दिया जाता था और अखबारों के अंतर्गत दरबार में उपस्थित पदों एवं पदवियों का विवरण राजनयिक शिष्टमंडलों, ग्रहण किए गए उपहारों अथवा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ आदि सभी प्रकार की सूचनाएं होती थी। तो अखबार के अंतर्गत कौन कौन सी सूचना आती थी बच्चों? पदों एवं पदवियों का वितरण, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि सम्राट प्रसन्न होकर के, किसी के कार्यों से प्रसन्न होकर के उन्हें विभिन्न प्रकार की पदवियां या पद दिया करता था। तो जो पदवियां प्रदान की जाती थी, पद प्रदान किए जाते थे, उनका भी विवरण किसमें किया जाता था? अखबार में किया जाता था। राजनयिक शिष्टमंडलों यानी कि दरबार में जो राजनीतिक शिष्टमंडल आते थे, जैसे सर टॉमस रो आया, तो इसका वर्णन कौन करेगा? अखबार करेगा। तो अखबारों में इस तरह से जो राजनयिक शिष्टमंडल आते थे और जो राजा को उपहार भेंट करते थे, राजा जो उन्हें उपहार देता था, बादशाह द्वारा जो पूछताछ की जाती थी किसी अधिकारी से, ये सारी सूचनाएं जो हैं वो अखबारों में लिखी जाती थी। और यह कार्य लिखने का कार्य कौन करता था? वाकिया नवीशों द्वारा किया जाता था। कुशल डाक व्यवस्था। डाक का काम क्या होता है बच्चों? पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो कुशल डाक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संचार प्रणाली थी शाही डाक प्रणाली के द्वारा। यह डाक प्रणाली क्या थी? शाही थी, यानी कि प्रशासन के अधीन थी। समाचार, वृत्तांत तथा महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज विशाल साम्राज्य के अधीन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आसानी से पहुंच जाते थे। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे गए दस्तावेजों को हरकारों द्वारा पहुंचाया जाता था। हरकार कौन होता था? घुड़सवार को हरकार कहा जाता था। वह क्या करता था? बांस का डिब्बा बना करके उसमें सूचनाएं, जो भी पत्र रहता था उसको क्या करता था? लपेट लेता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। और पहुंचाने का कार्य कौन करता था बच्चों? हरकारा। इस व्यवस्था के कारण दूर स्थित राज्यों से भी वृत्तांत बहुत ही कम दिनों में बादशाह तक आसानी से पहुंच जाते थे। वृत्तांत मतलब सूचनाएं। राजधानी के बाहर नियुक्त अभिजातों मतलब उच्च वर्ग में कौन आता था? प्रशासक वर्ग आता था के प्रतिनिधि अथवा राजपूत, राजकुमार और अधीनस्थ शासक इन उद्घोषणाओं की नकल तैयार करके संदेशवाहकों के द्वारा अपनी टिप्पणियों को अपने स्वामियों के पास आसानी से पहुंचा देते थे। तो ये हरकारे जो सूचना लेकर के, आपने विभिन्न सीरियलों में, विभिन्न पिक्चरों में देखा होगा बच्चों कि दूत सूचनाएं लेकर के जाते हैं और फिर जहाँ जाते हैं वो लोग उसे रिसीव करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। इसके बाद अपनी बात को लिखवा करके फिर
वापस उस दूत को संदेश देते हैं, भिजवाते हैं। तो यही प्रथा उस समय प्रचलित थी कि हर कार्य द्वारा जो भी सूचना जिस भी दरबार में सम्राट के द्वारा भेजी जाती थी, जिस भी अधिकारी के पास भेजी जाती थी, अधिकारी उसे ग्रहण करता था और जो भी टिप्पणी पूछी जाती थी उस पर वह अपनी टीका टिप्पणी करता था, यानी उसका जवाब भेजता था हर कार्य के द्वारा। इस प्रकार एक तीव्र सूचना तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक समाचार पूरे साम्राज्य में पहुंचा दिए जाते थे। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा प्रारंभ की गई डाक व्यवस्था ने अपने समय में आश्चर्यजनक रूप से साम्राज्य सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और शाहजहां के काल में सर्वोत्तम डाक व्यवस्था थी। अगला है मुगलों की धार्मिक नीति एवं धार्मिक अनुष्ठान। तो मुगलों की धार्मिक नीति के विषय में यदि हम चर्चा करें तो अकबर कालीन धार्मिक नीति की जो है वह आदर्श रूप में प्रस्तुत की जाती है। अकबर कालीन धार्मिक नीति ही प्रमुख मानी जाती है, जिसे कि सुलह-ए-कुल की नीति कहा जाता है। सुलह-ए-कुल यानी पूर्णतः शांति की नीति, समझौते की नीति की शुरुआत जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं अकबर द्वारा की गई थी। मुगल कालीन लगभग सभी इतिवृत्त यानी कि राजकीय इतिहासकारों द्वारा लिखित ग्रंथों में क्या हुआ है, साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुस्तियों यानी पारसियों और मुसलमानों जैसे विभिन्न नृजातियों और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट यानी मिलाकर किए हुए साम्राज्य के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस आधार पर मुगल शासक क्या थे, धार्मिक सहिष्णु शासक थे। धर्म के क्षेत्र में उनकी उदार नीति थी। सुलह-ए-कुल की नीति की विशेषता क्या थी, जो अकबर ने खास तौर से राजपूतों के साथ यह संबंध स्थापित करने के लिए इस नीति का प्रतिपादन किया था। सुलह-ए-कुल की नीति, इसकी विशेषता क्या थी कि इस नीति के अनुसार सभी तरह की शांति स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सर्वोपरि होता था और यह सभी धार्मिक एवं नृजातीय समूहों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। कौन करता था, बादशाह करता था। विभिन्न जातियों के वर्गों के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता था, बादशाह करता था। बादशाह इसके द्वारा यह सुनिश्चित करता था कि साम्राज्य में न्याय और शांति सदैव बनी रहे। साथ ही सुलह-ए-कुल को अबुल फजल प्रबुद्ध प्रशासन की आधारशिला मानता है। क्या मानता है, प्रबुद्ध प्रशासन की आधारशिला मानता है। इस नीति के अनुसार सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। इसी आधार पर अकबर को महान सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, उसी आधार पर उससे एक महान सम्राट की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ते हुए सबसे पहला कार्य क्या किया था बच्चों, कि उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, जो कि हिंदुओं पर लगने वाला भेदभावपूर्ण कर, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर था, उसे समाप्त करके हिंदू और मुस्लिम प्रजा को एक समान एक श्रेणी में ला दिया था। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम प्रजा के बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाले थे। प्रशासन से संबंधित सभी अधिकारियों को सुलह-ए-कुल की नीति का पालन करने का निर्देश दिया गया था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि सुलह कुल की नीति के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का प्रयास अकबर द्वारा किया गया और वह अपने जीवन काल में इस उद्देश्य में सफल रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसके इस साम्राज्य स्थापना में राजपूतों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें मानसिंह, राजा भारमल, मिर्ज़ा राजा जय सिंह। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सुलह कुल की नीति मुग़ल साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इसने राजपूतों को मुग़लों का मित्र बना दिया। शाहजहां और औरंगज़ेब के काल में भी हम ऐसा देख सकते हैं, लेकिन औरंगज़ेब के समय गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर पुनः लगा दिया गया। तो शाहजहां ने भी सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया और उसके पश्चात उसका पुत्र औरंगज़ेब ने भी इस नीति का प्रतिपादन किया, किंतु उसने पूर्णतः सुलह कुल की नीति को नहीं अपनाया। उसने हिंदुओं को अपने दरबार में उच्च पद तो जरूर प्रदान किया, लेकिन हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगज़ेब ने दोहरी नीति का पालन किया और इसी वजह से उसे धर्मनिरपेक्ष शासक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। धार्मिक कट्टरता का उस पर आरोप लगाया जाता है और उसकी धार्मिक कट्टरता ही मुग़ल वंश के पतन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। हमारा अगला टॉपिक है मुग़ल शासकों के धार्मिक अनुष्ठान। तो इस प्रकार से हिंदू शासकों द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते थे, उसी प्रकार से मुग़ल शासकों के द्वारा कुछ धार्मिक अनुष्ठान प्रतिपादित किए जाते थे। मुग़ल दरबार में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हेतु सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, किसकी वर्षगांठ? सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, शब-ए-बारात तथा होली के साथ साथ नववर्ष का जो त्यौहार होता था उसे नवरोज के रूप में मनाया जाता था। तो जिस प्रकार से हिंदू सिंहासनारोहण के समय सिंहासनारोहण की वर्षगांठ पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते थे, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम बादशाह भी सिंहासनारोहण की वर्षगांठ पर शब-ए-बारात नामक धार्मिक अनुष्ठान प्रतिपादित करते थे, मनाते थे तथा होली के साथ साथ, होली क्या है? हिंदुओं का त्यौहार है, उसके साथ साथ नववर्ष के उपलक्ष्य में मुस्लिम सम्राटों द्वारा, शासकों द्वारा नवरोज को मनाया जाता था। अकबर द्वारा धार्मिक ज्ञान के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। कालांतर में इबादत खाने में मुसलमानों, हिंदुओं, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद का जन्म हुआ। तो इबादत खाने की स्थापना अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में की थी वह इसलिए की थी कि सभी धर्मों की विषय में वह जानकारी प्राप्त करना चाहता था। सभी धर्मों के ज्ञाताओं को बुलाया जाता था, विद्वानों को बुलाया जाता था, वाद विवाद होता था जिसमें हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई सभी प्रमुख थे। किंतु बाद में यहाँ जो वार्तालाप होता था उसमें आपस में मतभेद हो गया और विवाद ने जन्म ले लिया और अकबर ने अपने धार्मिक विचार को विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के विद्वानों से
प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी एकत्रित करके परिपक्व किया। तो अकबर यहाँ पर क्या करता था बच्चों, इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के साधुओं, सन्यासियों, मौलवियों से प्रश्न पूछ करके अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने का प्रयास करता था। किंतु जब उसने देखा कि सभी धर्मों में लगभग सामान्य बातें हैं, केवल इनके जो ठेकेदार हैं वही इनमें मतभेद उत्पन्न कराते हैं, तो अकबर ने समस्त धर्मों की अच्छी बातों को लेकर के एक नया धर्म चलाया ताकि प्रजा के बीच धर्म को लेकर के विवाद न हो, लेकिन जिसे दीन इलाही कहा गया, दीन इलाही नाम दिया गया। लेकिन अकबर ने प्रजा पर दीन इलाही को नहीं थोपा। तो अकबर ने अपने धार्मिक विचार को विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछ और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी एकत्रित करके परिपक्व किया। सबसे पहले मुगल दरबार में जेसुअट धर्म प्रचारक आए। जेसुअट यानी ईसाई। अकबर की ईसाई धर्म के विषय में जानने की इच्छा उसे जेसुअट पादरियों के निकट खींच लाई, क्योंकि अकबर ईसाई धर्म को भी समझना चाहता था। तो उसने क्या किया कि जो जेसुअट पादरी थे उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उसने अपना एक दूत मंडल गोवा भेजकर उन्हें पादरियों को मुगल दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। पहला जेसुअट शिष्टमंडल 1580 में फतेहपुर सीकरी के दरबार में पहुंचा। इस जेसुअटों ने ईसाई धर्म के सद्गुणों के विषय में अकबर से वार्तालाप की और 1591 से 1595 ईस्वी में 2 और जेसुअट शिष्टमंडल लाहौर पहुँचे। कब से कब तक? 1591 से 95 के बीच 2 और जेसुअट शिष्टमंडल कहाँ पहुँचा? लाहौर के मुगल दरबार में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मुगलों की कई राजधानियाँ थी, जिसमें पहला कहाँ था? आगरा था, दूसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा लाहौर और चौथा जो है वह शाहजहानाबाद। तो इस प्रकार अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को, जो उसने दूसरी राजधानी बनाई थी, वहाँ पर पहला शिष्टमंडल बुलाया और दूसरा शिष्टमंडल लाहौर के मुगल दरबार में भेजा गया। जेसुअट विवरणों का आधार व्यक्तिगत प्रेक्षण है। क्या था? व्यक्तिगत प्रेक्षण था। इससे हमें बादशाह के चरित्र, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कहा जा सकता है कि अकबर एक उदार एवं धर्म सहिष्णु सम्राट था। अकबर ने जेसुअट धर्म के प्रति जो अतिथि भाव प्रदर्शित किया, गैर इस्लामी परंपराओं को राज्य में मनाया गया धार्मिक करों की समाप्ति आदि, यह प्रदर्शित करता है कि अकबर ने सभी धर्मों के प्रति उदार नीति अपनाई। पुर्तगाल का राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की सहायता से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इस प्रकार 16वीं शताब्दी में भारत आने वाले जेसुअट शिष्टमंडल पुर्तगाल के व्यापार एवं साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का ही भाग था। अगला टॉपिक हमारा है मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। क्या है बच्चों? मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। तो मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत परिवार, विवाह, महिलाएं, चित्रकला आदि का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम शाही परिवार पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो मुगलों को घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए विद्वानों द्वारा प्रायः हरम शब्द का प्रयोग किया गया है। हरम फारसी का एक शब्द है जिसका तात्पर्य होता है पवित्र स्थान। बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार जैसे माता, सौतेले भाई बहन, उपमाता, पुत्री, पुत्रवधू, चाची, मौसी, ताऊ, ताई, ऐसे जो लोग होते थे वो कहाँ रहते थे? हरम में रहते थे। और साथ ही
परिचारिकाएं यानी नौकर नौकरानियां तथा गुलाम जो होते थे, परिचारिकाएं मतलब नौकरानियां और गुलाम मुग़ल परिवार का भाग थे और ये ही हरम में रहते थे। तब सभी लोग, केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि गुलाम जो उनकी सेवा में लगे रहते थे, सब कहाँ रहते थे? हरम में रहते थे। और आधुनिक रूप में इसे परिवार के रूप में समझा जा सकता है, यानी संयुक्त परिवार के रूप में शाही परिवार को समझा जा सकता है, माना जा सकता है। दूसरा क्या है? विवाह पद्धति। तो भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। हिंदुओं में भी उस समय बहुविवाह की, शासक वर्ग बहुविवाह करते थे। वैसे सामान्य जीवन में बहुत ही कम बहुविवाह होता था, परंतु शासक वर्ग बहुविवाह करते थे। और मुसलमानों में भी बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था। मुगल काल में विवाह राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों में यानी कि अंतर्जातीय विवाह हुआ करते थे। मैत्री संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन था। तो इससे स्पष्ट होता है कि अंतर्जातीय विवाहों का भी प्रचलन था। महिलाओं की स्थिति, तो मुगल शाही परिवार की महिलाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। मुगल काल में वैसे महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, हिंदुओं की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगलों के आने के बाद हिंदुओं में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब विभिन्न प्रथाएं जो महिलाओं से संबंधित हैं, इनके आने के बाद ही आई, जो कि बहुत ही कष्टकारी थी, दुखद थी। तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए ये 3 वर्ग जो हैं, 3 वर्गों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो पहला है बेगम। जो शाही परिवार से मुगल परिवार में आने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? बेगम कहा जाता था। किसे बेगम कहते थे? शाही परिवार से मुगल परिवार में आने वाली महिलाओं को बेगम कहा जाता था। शाही परिवार यानी हरम, तो जो हरम से महिलाएं आती थी उन्हें क्या कहते थे? बेगम कहा जाता था। दूसरा है अगहा। अगहा यानी जिन स्त्रियों का जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ होता था, उन्हें अगहा कहा जाता था। राजतंत्र से जुड़ी उपपत्नियों को अगाचा कहा जाता था। और अगाचा उपपत्नी, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि राजतंत्र से जुड़ी उपपत्नियों को अगाजा कहा जाता था। अगाचा क्या होती थी? मुगल दरबार की महिलाओं में अगाचा की स्थिति सबसे निम्न हुआ करती थी। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अकबर के हरम में लगभग 400 रानियाँ थीं, तो उसमें क्या होती थी? कुछ उप होती थी, कुछ खास होती थी, कुछ परिचारिकाएँ होती थी। इस प्रकार से 400 महिलाओं की संख्या रही होगी। तो मुगल परिवारों में पत्नियों के अतिरिक्त गुलाम के रूप में अनेक महिला और पुरुष रखे जाते थे। गुलाम हिजड़े, जिसे ख्वाजा शर कहा जाता था, परिवार के अंदर और बाहर व्यापार में रुचि लेने वाली महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। कौन करता था? गुलाम, जो कि क्या होते थे? हिजड़े होते थे, जिसे ख्वाजा सर कहा जाता था। वो क्या करते थे? परिवार के अंदर और बाहर दोनों में जो महिलाएं रुचि लेती थी उसमें मध्यस्थ का कार्य करते थे, जैसा कि आपने जोधा अकबर नामक सीरियल में देखा होगा। तो मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां का शासन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान था। वह शासन के उत्तरार्ध में यानी कि 1611 से 1622 ईस्वी तक पूर्णतः छाई रही। कौन? नूरजहां, जहांगीर की पत्नी। जहांगीर का शासनकाल विरोधाभासों से परिपूर्ण है बच्चों। शुरू में जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई, वह एक आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत हुआ, किंतु जैसे ही उसका विवाह नूरजहां के साथ हुआ यानी 1611 ईस्वी में, उसके शासनकाल का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसमें कि वह केवल मदिरा पीकर मस्त रहता था और शासन की समस्त शक्तियाँ उसकी पत्नी नूरजहां द्वारा संचालित की जाती थी। तो नूरजहां का शासन में
महत्वपूर्ण स्थान था। शाहजहाँ की पुत्रियों जहाँआरा रोशनआरा की वार्षिक आय ऊंचे शाही मनसबदारों की वार्षिक आय से कम नहीं होती थी। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होने के कारण मुगल परिवार की महत्वपूर्ण महिलाओं को इमारतों एवं बागों का निर्माण करवाने की भी प्रेरणा मिली थी। जहाँआरा ने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद में स्थापत्य की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया था। जहाँआरा कौन थी? जहांगीर की शाहजहाँ की पुत्री थी जहाँआरा और रोशनआरा। तो इसने शाहजहानाबाद जो कि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी बनाई थी, वहाँ पर विभिन्न स्थापत्य कलाओं में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। मुगलकालीन कला। मुगलकालीन कला के अंतर्गत चित्रकला स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कि अनेक संरचनाओं का निर्माण हुआ और मुगलकालीन स्थापत्य कला के आधार पर ही मुगल काल को स्वर्ण युग के मध्यकाल में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, मुगल काल में चित्रकला का विकास, चित्रकला का सर्वाधिक प्रेमी जहांगीर था और स्थापत्य कला में अकबर शाहजहाँ का विशेष महत्व है, विशेष योगदान है। तो सबसे पहले चित्रकला पर हम प्रकाश डालते हैं। बाबर काल में चित्रकला की क्या स्थिति थी कि चित्रकला का प्रशंसक था बाबर, और इसकी जानकारी हमें उसकी आत्मकथा से प्राप्त होती है। आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। इसमें बाबर ने अग्रणी चित्रकार बिहजाद की प्रशंसा की है। उसने आत्मकथा तुझके बाबरी भी चित्रित कराई है। और दूसरा शासक हुआ हुमायूं। हुमायूं काल भारत मुगलकालीन चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय हुमायूं को माना जाता है। किस चित्रकला का? मुगलकालीन चित्रकला का। जब हुमायूं अपने निर्वासन के पश्चात फारस से लौटा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा परास्त किए जाने पर हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए फारस पहुंचा था और फारस की शाह की सहायता से ही 1555 में पुनः दिल्ली की गति प्राप्त किया था। तो भारत लौटा तो उसके साथ दो अग्रणी चित्रकार कौन कौन आए? मीर सैयद अली और तबरीजी ख्वाजा अब्दुस्समद। क्या थे? अब्दुस्समद। ये भारत आए। इन दोनों को मुगल शैली का संस्थापक माना जाता है। किसको? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद को। इन दोनों को मुगल शैली का संस्थापक माना जाता है। दास्तान-ए-अमीर हमजा इस काल की प्रमुख चित्र श्रृंखला है। इसमें लगभग 1375 चित्र हैं। काजवीनी के अनुसार इसका निर्माण हुमायूं के द्वारा करवाया गया, जबकि बदायूनी तथा शाहनवाज खां इसका श्रेय अकबर को देते हैं। अकबरकालीन चित्रकला। यह चित्रकला का शौकीन था और अकबर ने एक चित्रशाला का निर्माण भी करवाया था, जिसमें मीर सैयद अली, अब्दुस्समद, दसवंत, फारूक बेग, जमरूद, बसामन, मिस्किन जैसे अनेक योग्य चित्रकार थे। इसमें दसवंत प्रमुख था। अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था बच्चों? दसामन था। और दसवंत के चित्र रजमनामा जो कि महाभारत का नाम है, तो इसके अतिरिक्त तूतीनामा और खानदान-ए तैमूरिया भी इसी की रचनाएं मानी जाती हैं। अकबर के काल में रजमनामा, तारीख़ रशीदी, वाक़यात-ए बाबरी, अनवार-ए सुहैली आदि के चित्र बनवाए गए। रूप चित्र बनाने की कला भी अकबर के काल में प्रारंभ हुई, परंतु इसे जहांगीर के काल में पूर्णता प्राप्त हुई। अकबर के काल में भी भित्त चित्रकारी की जाती थी, यानी दीवारों पर चित्रकारी की प्रथा थी। इसके पश्चात जहांगीर का काल। जहांगीर उत्कृष्ट कला प्रेमी था और जहांगीर के काल में चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। जहांगीर स्वयं उच्च कोटि का चित्रकार था। उसने अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में अकारीजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला बनवाई थी। उसके दरबार में अकारीजा, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुशद, मनोहर, माधव, तुलसी, मंसूर, बिशनदास, अबुल
हसन दौलत आदि चित्रकार थे और जहांगीर का चित्रकला पर इतना पकड़ था कि वह कहता था कि एक चित्र को अगर 100 चित्रकार मिलकर के बनाए तो भी मैं बता सकता हूँ कि किसने आँख बनाई तो किसने भवें बनाई। तो वह चित्रकला का इतना पारखी था कि एक ही चित्र में अगर 10 चित्रकारों ने 10 अंगों को बनाया है तो जहांगीर उसे बता सकता था कि किसने कौन से चित्र बनाया है, अंग बनाया है। शाहजहाँ का काल। शाहजहाँ का जैसा कि अभी हमने बताया था बच्चों कि शाहजहाँ की चित्रकला में उतनी रुचि नहीं थी जितनी कि वास्तुकला में थी, परंतु इसके काल में चित्रों में बनावट तड़क भड़क अधिक थी और स्वाभाविकता की कमी थी। तब तड़क भड़क पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके काल में बॉर्डर पेंटिंग का विकास हुआ, जिसमें फ़कीरुल्लाह, मीर हाशिम, चित्रा, अनूप मुरारी आदि इसके समय के प्रमुख चित्रकार थे। औरंगजेब को ऐसे विशेष किसी भी कला में रुचि नहीं थी, फिर भी इसने चित्रकला को या स्थापत्य कला को किसी को भी प्रोत्साहित नहीं किया। इसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे के चित्रों पर चूना लगवा दिया, क्योंकि इसे चित्रकला और मूर्तिकला, संगीत कला सभी से क्या था, नफरत था। औरंगजेब के पश्चात चित्रकला का विकास क्षेत्रीय शासकों के संरक्षण में हुआ। राजपूत शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली आदि के रूप में विभिन्न चित्रकला शैलियाँ सामने आईं, जो कि क्षेत्रीय शैलियाँ थी, यानी कि मुगलों के संरक्षण वाली शैली का समापन हो गया और क्षेत्रीय शैलियों का प्रारंभ हुआ, शैलियाँ प्रकाश में आईं। इसके बाद स्थापत्य कला का सबसे प्रेमी अकबर और जहांगीर को माना जाता है। तो अकबर के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का रूप अपने विकास की अवस्था में था। उसने आगरा का किला, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, गुजरात में मुगल विजय की याद में मेहराबी शैली में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। आंगन तथा बाग के बाद 1-2 मंजिला भव्य कारवां सराय विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा को भी जहां आरा द्वारा ही तैयार किया गया था। तो मुगलकालीन स्थापत्य कलाओं के निर्माणकर्ता और स्थिति इस प्रकार हैं। बुलंद दरवाज़ा अकबर, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद बाग का मकबरा अकबर, प्रयागराज, आगरा का किला अकबर आगरा, ताजमहल शाहजहां आगरा, लाल किला शाहजहां दिल्ली, जामा मस्जिद शाहजहां दिल्ली, हुमायूं का मकबरा मिराक मिर्ज़ा गियास निर्माणकर्ता और दिल्ली में है। पुराना किला शेरशाह सूरी दिल्ली में है। एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर, जो कि जहांगीर का ससुर था एतमादुद्दौला, उसका मकबरा आगरा में है। शेरशाह का मकबरा शेरशाह सूरी, जो सूरवंश का शासक एवं संस्थापक था, सासाराम बिहार में है, जो द्वितीय ताजमहल के रूप में माना जाता है। मुगलों की विदेशी संबंध या विदेश नीति। तो मुगलों ने सफावी, कंधार, ऑटोमन आदि साम्राज्यों के साथ विदेशों से अच्छे संबंध रखे। इनमें तनाव एवं सामंजस्य की नीति चलती रही। कभी कभी तनाव भी होता था, किंतु सामंजस्य भी स्थापित कर लिया जाता था। सफावी एवं मुगल शासकों की ईरान एवं तुरान के पड़ोसी देशों के साथ राजनैतिक संबंध हिंदू कुश पर्वत की सीमा पर आश्रित थे। और मुगल नीति का यह हमेशा से प्रयास था कि काबुल व कंधार जैसी सामरिक यानी कि सैनिक महत्वपूर्ण चौकियों पर नियंत्रण के द्वारा बाहरी आक्रमण के संभावित खतरे से साम्राज्य को बचाया जाए। और मुगलों एवं सफावियों के मध्य झगड़े की प्रमुख वजह कंधार थी। किलों से घिरा हुआ यह नगर हुमायूं के अधिकार में था, जिससे अकबर द्वारा 1595 में पुनः जीत लिया गया था। यद्यपि सफावी दरबारी ने अपने राजनयिक संबंध मुगलों के साथ बनाए रखे, फिर भी कंधार पर दावा किया जाता रहा सफावियों द्वारा। और 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल
अधिकार में रहने देने की वकालत के लिए एक राजनयिक दूत भेजा, किंतु उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली और 1622 में ईरानी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया और मुगल रक्षक सेना की पूरी तरह पराजय हुई। किले और नगर पर सफावियों का अधिकार हो गया और बिहजाद ईरान का निवासी था और यह एक उत्कृष्ट श्रेणी का चित्रकार था। बिहजाद ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लास्ट टॉपिक है ऑटोमन एवं मुगल। तो ऑटोमन साम्राज्य के साथ संबंधों के निर्धारण का मुख्य उद्देश्य ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से हिजाज यानी ऑटोमन अरब का वह भाग जहां मक्का एवं मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल स्थित हैं, में व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन के लिए बनाया गया था। ऑटोमन क्षेत्र के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में मुगल शासक सामान्य रूप से धर्म एवं वाणिज्य के विषयों को मिलाकर देखते थे। साम्राज्य लाल सागर के बंदरगाहों अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार की भव्यता और प्रजा के एकता पर विशेष बल दिया जाता था। साथ ही मुगल शासकों द्वारा स्वयं को सार्वभौमिक शासक घोषित करने का प्रयास किया जाता था। इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।